हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग अत लघु के प्रश्नों को देखेंगे और आप लोग ध्यान रखना कि ये सामाजिक अध्ययन की 17वीं क्लास है। इससे पहले 16 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, आप लोगों को मैथ और हिंदी 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वी की भूप्रकृति के नीचे अंतः स्तर के 3 परतों के नाम लिखेगा। हमसे कह रहे पृथ्वी की जो आपकी ऊपरी लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, भूप्रकृति बोला जाता है। उसके नीचे कह रहे हैं कि 3 परतें कौन कौन सी हैं। तो आप लोगों को देखो ये सारी चीज़ें समझा भी चुका हूँ। जो लोग रेगुलर क्लास देख रहे होंगे, जुड़े हैं रेगुलर, उन लोगों को तो पहले ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट लेयर होती है इसको बोला जाता है क्रस्ट। ठीक है, बीच वाली को मेंटल बोलते हैं, नीचे वाली को थर्ड क्रोड या कोर बोला जाता है। ठीक है, ऊपर वाली क्रस्ट, मेंटल, क्रोड या कोर बोला जाता है। देखो, इस क्रस्ट को एक नाम और दिया गया, सियाल बोला जाता है, और इसको एक नाम दिया गया सीमा, और इसको सीमा, इसको नेफे बोला जाता है। ठीक है, नेफे। देखो, सियाल क्यों बोला जाता है कि जो क्रस्ट है ना, इसमें सिलिका और आपकी एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसको सियाल नाम दिया गया। और सीमा इसलिए बोला जाता है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा होती है। नेफे मतलब इसलिए बोला जाता है निकल, और इसमें फेरस होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और देखो, इसके जो क्रस्ट की ऊपरी लेयर होती है, ठीक है, ऊपर पतली सी लेयर होती है, इसको बोला जाता है भू, ठीक है, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि आपकी भू प्रॉपर्टी के नीचे 3 परतें कौन कौन सी हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया तो, और आपका अब तो क्लियर हो गया होगा आंसर क्या होगा। भू प्रॉपर्टी के नीचे कौन कौन सी हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, या तो इसको सियाल, सीमा, नेफे बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। कह रहे कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के नीचे आधा स्तर में कह रहे कि निम्नलिखित 3 परतें पाई जाती हैं। सियाल, देखो यहाँ पे देखो क्रस्ट, मेंटल, कोर नहीं दिया गया, आपका क्या नाम दिया गया, सियाल, सीमा, और क्या दिया गया, नेफे नाम दिया गया। क्लियर है ना। तो आप लोग देखो चित्र के माध्यम से आप लोग क्लियर समझ सकते हैं कि ऐसा चित्र आप लोग माइंड में सेव कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो कहीं पे हो सकता है आपका क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में पूछा जाए, तो इसके बारे में आप लोग आराम से लिख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, पवन द्वारा रेत या बालू के निक्षेप से कह रहे हैं कि निर्मित टीलों को बालू का स्तूप कहते हैं। मतलब देखो, निक्षेप का मतलब क्या होता है, आप लोगों को बता चुका हूँ। निक्षेप मतलब क्या होता है, जैसे वायु वगैरह होती, जैसे मिट्टी वगैरह है, जैसे उड़ा के ले जाए एक जगह, टीला मतलब इकट्ठा कर दे मिट्टी को, तो वो वहाँ पर क्या हो जाए, एक टीला बन जाएगा, उसी को क्या बोला जाता है, ठीक है, बालू का स्तूप बोला जाता है। ठीक है, निक्षेप का मतलब आप लोग ध्यान रखना है। निक्षेप मतलब जैसे पानी क्या होता है, बहता हुआ पानी मिट्टी बहा के लाता है, एक जगह जमा कर देता है, वहाँ पे ऊंची मिट्टी जमा हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, एक तरीके से टीला बोला जाता है। ठीक है, आप लोग, लेकिन यहाँ पे बालू की बात कर रहा है। ठीक है, बालू का स्तूप, तो बालू का स्तूप क्या हो जाएगा आपका, जहाँ पे हवा के द्वारा बालू इकट्ठी की जाती है, रेत इकट्ठी हो जाए, ऊंची सी टीला सा बन जाए, तो उसी को क्या बोला जाएगा, बालू का स्तूप बोला जाता है। और हमसे पूछा ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखते हैं, शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं, और यहाँ पे सागर तटीय भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, सागर के किनारे, तटीय का मतलब क्या होता है, सागर के किनारे, जैसे लहरें आती तो अंदर की जो भी मिट्टी वगैरह होती है वो किनारे जमा करते रहते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, सागर तटीय किनारों पे, और शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्ट्रल एवं बिलजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, मिस्ट्रल क्या है, ये एक ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। ठीक है, जो रोम नदी की घाटी से होकर चलती हैं। देखो, ध्रुवीय का मतलब क्या होता है, आपके ध्रुव के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, ऊपर होता है एक नीचे होता है, इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव। क्या बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। और ये होता है आपका दक्षिणी ध्रुव, इसको क्या बोला जाता है, दक्षिणी ध्रुव बोल दिया। ठीक है, अगर ध्रुव की बात करेंगे तो 2 होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो मिस्ट्रल क्या होता है, आपका मिस्ट्रल होता है ठंडी ध्रुवीय हवाएं। ठीक है, मिस्ट्रल की बात कर रहे हैं तो मिस्ट्रल क्या होता है, ठंडी ध्रुवीय हवाएं, जो क्या कह रहे हैं कि रोम नदी घाटी से होकर बहती हैं या चलती हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बिलजर्ड या हिम झंझावात बोला जाता है, इसको झंझावात भी बोला जाता है, हिम झंझावात। हिम झंझावात का मतलब आप नाम से ही समझ गए होंगे क्या होता है, कि बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं।
ठीक है। बर्फ़ के कणों से मतलब बर्फ़ के छोटे छोटे, जब हवा चलती है तो उसके साथ में बर्फ़ के छोटे छोटे कण, ठीक है, उसके साथ में बहते हैं। और आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि बर्फ़ गिरती है, ठीक है। बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ का मतलब क्या होता है कि वो वायु के साथ में छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, गिरते हैं, इकट्ठे जमा होते रहते हैं, ठीक है। तो वही है, बर्फ़ के कणों से युक्त जो ध्रुवीय हवाएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है, हिम झंझावात बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। और कह रहे हैं कि रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया के बिलजर्ड का स्थानीय नाम क्रमशः यहाँ पे लिखा है पुरगा और वुरान है, ठीक है। नाम देखो अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है, तो वही नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 103। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि संविधान सभा कब बनाई गई, कह रहे हैं इसमें कुल कितने लोग थे, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग आंसर देंगे। कह रहे संविधान सभा कब बनाई गई, तो आप लोग ध्यान रखें संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कब हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था। और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, आप लोग ध्यान रखें। और हमसे पूछा इसमें कितने लोग थे, तो कह रहे संविधान सभा में कुल 389 लोग थे। कितने थे, कुल 389 टोटल लोग थे। उसमें से 292 क्या थे, ब्रिटिश प्रांतों से, और 93 क्या थे, देसी रियासतों से थे, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें ये वो 389 का टोटल ये डिटेल दिया गया, ठीक है। तो आप लोग टोटल कुल संख्या कितनी थी, 389 थी। यहाँ पर कह रहे कुल कितने सदस्य थे, कुल 389 थे। और ये आपके 292 कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, और 4 कहाँ से थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्रथम तथा द्वितीय बौद्ध सभाएं किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो आप लोग ध्यान रखने कि बौद्ध सभाओं की बात कर रहे हैं तो टोटल 4 बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी, ठीक है। कितनी की थी, टोटल 4, और एक क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रथम संगीत जो हुई थी, ठीक है, वो हुई थी 483 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल, मतलब कहाँ पे हुई थी, राजगृह। और शासक कौन था, अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु किस वंश का, हर्यक वंश का शासक था, ठीक है। याद रखने किस वंश का था, हर्यक वंश का। और जो द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी वो 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। कालाशोक शासक था वहाँ पर, और ये था शिशुनांग वंश, क्लियर नहीं, शिशुनांग वंश, आप लोग ध्यान रखना है, शिशुनांग वंश का शासक था। देखो तीसरी बौद्ध सभा हुई थी 251 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। और ये हुई थी पाटिलपुत्र, ठीक है, पाटिलपुत्र। और पाटिलपुत्र में हुई थी, और किसके शासनकाल में हुई थी, यहाँ पे अशोक के शासनकाल में, ठीक है। किसके शासनकाल में हुई थी, अशोक। और ये था मौर्य वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। और वो सॉरी तीसरी यहाँ पे, ठीक है, तीसरी हुई थी, ठीक है, अशोक। चौथी कहाँ हुई थी, आपकी 72 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, दो, पहली ईसा पूर्व, दूसरी ईसा पूर्व, तीसरी भी ईसा पूर्व, लेकिन चौथी जो हुई थी वो ईस्वी में हुई थी, 72 ईस्वी में। और ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। और शासक था कनिष्क, कौन था, कनिष्क। और कोसाड़ वंश का शासक था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। तो ये चारों के चारों आपको नोट करा दी गई हैं, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो आप लोग ध्यान रखना है, जो फर्स्ट है आपका रघुवंश महाकाव्य हो जाएगा, दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा, ठीक है। तो महाकाव्य वो सॉरी 2 ग्रंथों की बात कर रहा है, तो फर्स्ट आपका रघुवंश और दूसरा क्या हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। तो आप लोग ध्यान रखना है, एक तो मथुरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका सारनाथ, तीसरा आपका पाटिलपुत्र हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कह रहे हैं कि 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। आपसे 2 सिद्धांत पूछे गए, आप लोग ध्यान रखना है। तो आपके फर्स्ट हो जाए विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, सेकेंड हो जाए अग्निकुंड का सिद्धांत, ठीक है। मतलब राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित आपके 2 सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। तो पहला कौन सा हो जाए, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, सेकेंड अग्निकुंड का सिद्धांत। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। जो इतिहासकार हुए थे एक कर्नल टॉयड, ठीक है, इनके अनुसार क्या है, राजपूत कहाँ के थे, सीथियन या शकों के वंशज थे, ठीक है। इनके अनुसार जो राजपूत थे वो कौन से थे, सीथियन या शकों के वंशज थे, जो 6ठी शताब्दी में लगभग कहाँ पे आए थे, भारत में प्रविष्ट हुए थे। 6ठी शताब्दी में कहाँ पे आए थे, भारत में आए थे, ठीक है। तो ये था आपका विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, कर्नल टॉयड के
अनुसार। अब हम लोग देखते हैं अग्निकुंड का सिद्धांत कहाँ से आया था। एक ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। आप लोग ध्यान रखें, पृथ्वीराज रासो के अनुसार क्या हुआ था कि जो राजपूत हैं ना अग्निवंशी हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो राजपूत हैं वो कौन से हैं, अग्निवंशी हैं। और यहाँ पे लिखे देखो, आबू पर्वत पर क्या था, वशिष्ठ जी का एक हवन कुंड था या यज्ञ अग्निकुंड था, ठीक है। जो यज्ञ करते थे वो अग्निकुंड था, जिससे क्या हुई, राजपूतों की जिससे उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ऐसा आपका पृथ्वीराज रासो में कहा गया है, ठीक है। तो इसी आधार पे माना जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई, अग्निकुंड से हुई है। तो अग्निकुंड का सिद्धांत यहाँ से लिया गया, पृथ्वीराज रासो से, आप लोग ध्यान रखना। और विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत किसके अनुसार है, कर्नल टॉयड के अनुसार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखो आंसर आपका दिया गया कैकुबाद, क्योंकि आपकी देखो राजन सीरीज और पवन सीरीज में आपके गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद को दिया गया है, ठीक है। राजन सीरीज में देखोगे तो उसमें भी आपका कैकुबाद लिखा है और पवन सीरीज में भी आपका, ठीक है, कैकुबाद लिखा है। लेकिन आपका जो रियल था वो शमसुद्दीन था, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने एक क्लास में चर्चा की थी, पूरा डिटेल से आप लोगों को समझाया था, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग आप पीछे की क्लासें आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक आपकी राजन सीरीज और पवन सीरीज के अनुसार क्या दिया गया है, कैकुबाद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए थे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब मंगोलों ने आक्रमण किया भारत में, उस समय जो शासक था वो था बलबन, ठीक है। बलबन ने कौन से कार्य किए, तो इसके बारे में पूछा गया। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बलबन ने क्या किया था, वित्त विभाग, ठीक है। वित्त विभाग को क्या किया था, सैन्य विभाग से अलग कर नए सैन्य विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। तो वित्त विभाग को क्या बोला जाता है, दीवान ए विजारत, ठीक है। क्या बोला जाता है, दीवान ए विजारत बोला जाता था। देखो पहले ये था कि वित्त विभाग और सैन्य विभाग एक ही हुआ करता था, लेकिन जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो बलबन ने क्या किया, तो वित्त विभाग को अलग कर दिया और सैन्य विभाग को अलग कर दिया, ठीक है, अलग कर दिया और एक नया विभाग बनाया, सैन्य विभाग बनाया, जिसको क्या बोला गया, दीवान ए आरिज की स्थापना की, ठीक है। क्योंकि मंगोल आक्रमण की वजह से, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि मंगोल आक्रमण से भारत की सुरक्षा मतलब सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए। एक तो यही किया, वित्त विभाग और सैन्य विभाग को क्या कर दिया, अलग कर दिया था बलबन ने, ठीक है। क्योंकि एक नया विभाग बनाया था सैन्य विभाग, जिसको क्या बोला गया, दीवान ए आरिज बोला गया। और देखो नेक्स्ट काम क्या किया था कि बलबन ने सदैव तत्पर सेना रखने की प्रथा शुरू की थी, ठीक है। सदैव तत्पर मतलब क्या होता है कि हमेशा एकदम रेडी, जैसे ही आदेश मिले तुरंत आक्रमण शुरू, ठीक है। ऐसी सेना रखी थी, मतलब अलर्ट मोड पे सेना कि हमेशा तत्पर सेना रहती थी, रेडी रहती थी, कभी भी आदेश आ जाए एकदम युद्ध के लिए स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसी सेना रखना किसने स्टार्ट किया था, बलबन ने ही स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था, मंगोल आक्रमण की वजह से, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था आपका कि मंगोल आक्रमण से भारत के उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने क्या कार्य किया था, ठीक है। तो आपके दो इंपॉर्टेंट कार्य आपको नोट करा दिए गए, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा कह रहे खलीफा के पद को संभावित करने के लिए वास्तविक लक्ष्य क्या था। देखो ज़्यादातर क्या होता है, दिल्ली सल्तनत पर मतलब दिल्ली पे जितने शासकों ने, मुस्लिम शासकों ने शासन किया, उन्हें ज़्यादातर स्वयं को खलीफा की उपाधि दी, ठीक है। खलीफा की उपाधि क्यों दी, तो उसका भी कारण था कि सुल्तान जो था ना, सुल्तान खुद को क्या, खुदा का प्रतीक मानता था, ठीक है। खुदा का प्रतीक समझते थे, जो भी आपका शासक हुआ करते थे वो खुद को क्या समझते थे, खुदा का प्रतीक, मैं ही खुदा हूँ, ठीक है। तो इसलिए कौन सी उपाधि देते थे, खलीफा की उपाधि देते थे, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका ये था क्वेश्चन नंबर 111। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि सल्तनत काल में कह रहे हैं कि तूतीय हिंद, भारत का तोता की उपाधि किसे मिली थी। तो आप लोग ध्यान रखना है, अमीर खुसरो को दी गई थी। तो मतलब देखो तूतीय हिंद या तोता ए हिंद, ठीक है, ऐसे भी बोला जाता है, तोता ए हिंद बोला जाता है, ठीक है। तोता ए हिंद भी बोला जाता है या तूतीय हिंद भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, अमीर खुसरो को बोला जाता था तोता ए हिंद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शिवाजी के समय सर सूबादार किसे कहा जाता था। तो शिवाजी की बात कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखते हैं, मराठा साम्राज्य के शासक थे, किसके, मराठा
ठीक है, साम्राज्य के शासक थे शिवाजी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि शिवाजी के समय सर सूबादार किसे कहा जाता है, तो उसकी बात कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखें। तो देखो शिवाजी के समय सर सूबादार किसी क्षेत्र, मतलब कह रहे हैं किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति, जैसे किसी क्षेत्र का सेनापति है, या क्या कह रहे हैं किसी क्षेत्र का प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था, सर सूबादार कहा जाता है। जैसे कोई सेनापति है या मतलब किसी भी क्षेत्र का जैसे प्रतिनिधि नियुक्त किया कि इस क्षेत्र का ये प्रतिनिधि है, तो उसको क्या बोला जाता है, सर सूबादार कहा जाता था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 86वें संशोधन के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है, तो आप लोग ध्यान रखना है, आपका संविधान संशोधन कह रहे हैं 86 में। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा आपका कह रहा है कि जो आपका 21A जोड़ा गया, ठीक है 21A, ठीक है, वो किससे संबंधित है, शिक्षा के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप लोग देखते हैं 21A में क्या दिए गए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, 21A आप लोग ध्यान रखना है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आपका संविधान में दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि समवर्ती सूची किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें कि जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों के साझा अधिकारों को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि FIR का पूरा नाम लिखिए, तो आप लोग ध्यान रखना है FIR का पूरा नाम क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, FIR का नाम पूरा नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है, तो आप लोग ध्यान रखें सुएज नहर आपका लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, कौन सागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, सुएज नहर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना है पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अमेजन और जायरे घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था या क्या थे, तो आप देखते हैं देखो अमेजन और जायरे घाटी की बात कर रहे हैं, तो आपका हो जाए मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग और पशुपालन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आग्नेय शैल के उदाहरण बताइए, तो आप लोग ध्यान रखना है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो। और देखिए शैलों के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। आग्नेय शैल जैसे आपका जो शैलें होती है 3 प्रकार की होती है, शैलें या चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना है कि आपके अवसादी चट्टान में क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। देखिए बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।